अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी मॉनसून वेलकम सबको क्योंकि जो इस वक्त पंजाब में हैं उनके पास तो बरसात का मौसम है ही है और जो इस वक्त सिंध में है आई थिंक हम वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हम बेचैनी से वेट करेंगे या वी आर ओके विद दिस वेदर। तो आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं एंड आई होप हाइड्रेटेड रह रहे हैं, अपने बॉडीज़ का, अपने ऑर्गन्स का ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं बिकॉज इस वेदर में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इन्फेक्शंस ऑल्सो, हैंड फुट एंड माउथ। स्कूल खुला है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल एंड स्कूल खुलने पे वी डिसाइडेड कि जो बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं एंड जो नहीं जा रहे वो क्यों नहीं जा रहे, सो दैट्स अ थॉट फॉर अनदर डे। बट रूटीन चाइल्डहुड जो स्केड्यूल है, जिसको ईपीआई कहते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, उसके ऊपर आज हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर माविश नादिर एंड वो बात कर रही हैं अबाउट वैक्सीनेशंस, not just for children but across lifespan. So let's take her live with us and talk to her. Assalamu alaikum Mavish, कैसी हैं आप? Walaikum assalam and assalamu alaikum to everyone. I'm doing good, alhamdulillah, and I hope everyone is doing well also. Thank you so much, Dr. Nadir, for joining us once again. It is always a pleasure to have you. लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं about जो हमारी स्टैंडर्ड रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन है, एंड सुनने में आता है कि पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन के एतराफ़ एक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़रिए हैं, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा रहे हैं, नहीं करा रहे। हमारे पास अभी भी, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ हैं और मुफ्त वैक्सीन होने के बावजूद माँ बाप अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराते। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड देन गेट इनटू व्हाट द स्केड्यूल लुक्स लाइक। बिल्कुल सही बात कही राबी आपने। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, आई वुड से इतना सारा प्रोपेगेंडा हमारे अराउंड है कि वैक्सीन्स अवेलेबल होते हुए भी वी डोंट वैक्सीनेट आवर किड्स अगेंस्ट वेरी डेडली इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसका एक बहुत प्रॉपर प्रोग्राम पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से प्रोवाइडेड है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास वैक्सीन का कवरेज 100% नहीं है। बट यस, दिस कवरेज इज इवन बेटर इन बिग सिटीज़। अनफॉर्चुनेटली जो देही इलाके हैं उनमें बहुत अच्छा कवरेज नहीं है, बहुत सारे शहरों में भी अच्छा कवरेज नहीं है। हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वैक्सीन से डेडली डिजीज़ेस प्रिवेंट हो सकती हैं और इवन बहुत सारे वो इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल फ्लू, जो एक आम बच्चे में या एक रेगुलर डेज में एक नॉर्मल फ्लू की शक्ल में हमें मिलता है, अगर वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाए तो उससे बच्चों की जान भी जा सकती है। रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी वैक्सीन हम इसलिए नहीं लगाते कि जी फलाने के बच्चे ने नहीं लगाया तो उसको कुछ नहीं हुआ था, और मेरे दोस्त के बच्चे ने नहीं लगवाया तो कुछ नहीं हुआ था। सो हमारी अपनी एक महदूद ऑब्जर्वेशन के तहत हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे को डिज़ीज़ हो जाती है किसी ना किसी और रेफरेंस से, किसी ना किसी और कॉन्टैक्ट से, और बच्चा उसकी वजह से सफ़र करता है, इवन अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी के 4 दिन भी स्कूल से बाहर है या स्कूल लॉस हो रहा है या उसकी कोई भी वो किसी भी तकलीफ से गुजर रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉस ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि जब जान से जाना ही ओनली एक कोई लॉस का फॉर्म है, बट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी लॉस होना भी एक लॉस है, जो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा शायद रिकग्नाइज नहीं करते या लेट रिकग्नाइज करते हैं। सो स्टिल वी फाइट अगेंस्ट अ वेरी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, and now we see the complications and deadly complications of common infectious diseases, for example typhoid. एंड आई थिंक कि पाकिस्तान में रहने के बाद और पाकिस्तानी रेजिलियंस से पाकिस्तानी रेजिलियंस के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। बिकॉज आप टाइफॉइड की बात करिए, विच इज़ अ वेरी कॉमन
कंसर्न, लेकिन हमारे पास अभी भी उस तरह की डिजीज़ेज़ हैं, नेमली पोलियो, मीज़ल्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी, इट्स अ प्रेवलेंट साइलेंट डेडली डिजीज़ रूरल एरियाज़ में, ना कि आपके अर्बन सेंटर्स में भी। एंड हेपेटाइटिस बी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेप्स। सो व्हाट इज़ दिस थोड़ा सा स्टिग्मा और शेम से हट के जो वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द है, वो एक स्केड्यूल जो है, जो ईपीआई ने जो दस्तयाब करा है, वो स्केड्यूल, व्हाट डज इट लुक लाइक? अच्छा, दैट स्केड्यूल इज़ अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन सेंटर्स। उसके लिए और वो ऑलमोस्ट हर इलाके में होते हैं, चाहे छोटे इलाके हों, बड़े इलाके हों, हर इलाके में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवेलेबल होते हैं। एंड व्हाट इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली इज़ के हमने 12 कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जिससे बच्चे को रोकना है, या जिसकी कॉम्प्लिकेशन, जिसकी डेडली कॉम्प्लिकेशन से रोकना है। एक बहुत बड़ा मिथ हमारे पास ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन करवाई है तो बच्चे को जिंदगी में कभी मीजल्स नहीं हो सकता। द पॉइंट इज कि या फ्लू की वैक्सीन करवाई है तो बच्चे को फ्लू नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज वैक्सीन का पर्पस को डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। इट डिपेंड्स ऑन द कवरेज के कितना अच्छा डिजीज़ प्रिवेंशन करती है। हर वैक्सीन के लिए डिफरेंट कवरेज होता है। देन इट डिपेंड्स ऑन कि वैक्सीन का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल फ्लू वैक्सीन का पर्पस फ्लू को प्रिवेंट करना तो है, बट इट्स नॉट लाइक 100% फ्लू को प्रिवेंट करेगी। बट द मेजर पर्पस ऑफ दैट वैक्सीन इज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट डिजीज, जिसकी वजह से बच्चा आईसीयू में वेंटिलेटर पे जा सकता है या किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी इलनेस का शिकार हो सकता है, इवन बड़े भी। सो इसी तरह से मीजल्स की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन का पर्पस मीजल्स को रोकना तो है, बट उससे बड़ा पर्पस मीजल्स की वैक्सीन का मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। फॉर एग्जांपल बच्चे को मीजल्स हो सकता है आफ्टर मीजल्स वैक्सीन भी, बट एक तो वो इतना फुल फ्लेयर के साथ नहीं होता, फुल डिजीज की फॉर्म में नहीं होता, जितना तकलीफ दे वो बाकी नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों को हो सकता है। इसी तरह से डिजीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स एसोसिएटेड नमोनियाज आर वेरी कॉमन एंड वेरी डेडली। उसकी प्रिवेंशन के लिए मीजल्स एसोसिएटेड आई इन्फेक्शंस हैं, जैसे बच्चे की आईसाइट लॉस हो सकती है, उसकी प्रिवेंशन के लिए दीज वैक्सीन्स प्ले देयर मेजर रोल इन दैट डोमेन, रादर देन कि हम सिर्फ प्रिवेंशन कर रहे हैं। What it looks like exactly is कि जब बच्चे की बर्थ से लेके 15 to 18 मंथ्स तक की एज पे एक पूरा कवरेज होता है जिसमें हमने 5 to 6 टाइम बच्चे का कांटेक्ट हो रहा होता है विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके ही लगवानी है। यू कैन गो टू एनी रिलायबल सेंटर, कोई भी रिलायबल सेंटर जो आपके इलाके में मौजूद हो वैक्सीनेशन का, यू कैन गो चेक द वैक्सीन्स एंड यू कैन गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड। वहाँ पे एक पूरा स्केड्यूल मिलता है जिसमें बर्थ पे हम बच्चे को टीबी के लिए ओरल एक पोलियो वैक्सीन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो, और हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज लगाते हैं। लाइकवाइज हम बच्चे को 4 हफ्ते की उम्र में, 6 हफ्ते की उम्र में, 10 हफ्ते की उम्र में और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चे के साथ ये 3 कॉन्टैक्ट मजीद होते हैं जिसमें हम बच्चे को मजीद वैक्सीनेशन देते हैं, जिसमें रोटा वायरस के खिलाफ, बच्चे को नमोनिया के खिलाफ, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, इसी तरह काली खांसी, टेटनस, तशन्नुज, ये वाली सारी डिजीजेज उसके अंदर कवर हो जाती हैं। इसके अलावा जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है, फिर एक बार हम बच्चे के साथ कांटेक्ट करते हैं। 9 महीने की उम्र में एक कांटेक्ट होता है जिसमें हम मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद एक अगला कांटेक्ट बच्चे का 15 से 18 महीने के दरमियान में होता है, जिसके लिए यूजुअली हम मीजल्स और रुबेला की एक सेकेंड डोज बच्चे को उस कॉन्टैक्ट पे लगाते हैं। ये वो वैक्सीन हैं जो एक हुकूमत की तरफ से नॉर्मली प्रोवाइड की जाती हैं। 12 बेसिक इन्फेक्शियस डिजीजेस में कवर हो जाती हैं इस 5 से 6 बार के कॉन्टैक्ट में। हाँ, कुछ डिजीजेज जिनके लिए हमें कुछ सालों के बाद इन वैक्सीन्स का कवरेज ख़त्म हो जाता है और हमें बच्चे को दोबारा से इसकी बूस्टर डोज देना, जिसको हम कहते हैं कि उस वैक्सीन को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए मज़ीद एक्स्ट्रा डोजेस देनी होती हैं। वो पेरेंट्स जाके प्राइवेटली लगवा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वैक्सीन्स भी बहुत सारे इन्फेक्शंस के खिलाफ पाकिस्तान में प्राइवेटली अवेलेबल है, जैसे गर्दन तोड़ बुखार के लिए मेनिंजोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इसी तरह से चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वेरेसिला वैक्सीन्स अवेलेबल हैं।
टाइफॉइड इन हुकूमत के प्रोग्राम में शामिल है। अगर किसी ने एक्स्ट्रा लगवानी होती है तो वो फिर एक्स्ट्रा अवेलेबल, इवन वो एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी भी पाकिस्तान में मौजूद है। एंड आई गेस दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर कि मैं ये भी बताती चलूँ कि रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने HPV ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है फाइनली वो अब अवेलेबल है। वो बाकी दुनिया में वो बहुत सालों से, बहुत सदियों से ये HPV की वैक्सीन लड़कियों को लग रही है, लड़कियों को और लड़कों को, बट लड़कियों को क्योंकि इट प्रिवेंट्स girls from cervical cancer and बिल्कुल। again बहुत सारा एक पुशबैक था कि पता नहीं ये वैक्सीन्स जो होंगी अच्छी होंगी नहीं होंगी, बाहर के मुल्कों से आती हैं, उधर डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज, देयर आर लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है। लेकिन इमेजिन करें कि एक HPV वैक्सीन जो है वो लगने से आप अपने बेटी को, आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो द एडल्ट डोज इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ स्विचिंग ओवर या टू कि जो जो बच्चे चले उनका एक चार्ट है बना हुआ, लाइक द HPV जो स्केड्यूल था डॉक्टर माविश के, उसके अंदर के अगर लड़कियों में सिर्फ वो एक शॉट लग रहा है, लेकिन अगर बड़ी उम्र में लगना है तो उसके फिर 2 शॉट्स एक वक्फे पे लगेंगे। सो नाउ व्हेन वी आर मैपिंग इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स, राइट, एंड अगर एक मदर है वो आके बोले कि भाई हम दूर दराज एरिया में थे या मिस हो गई स्केड्यूल, और अब जो बच्चा है वो 10 साल का है, 11 साल का है, तो मैं किस तरह अपने बच्चे को बचा सकती हूँ या प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? अच्छा, इसके लिए भी हल मौजूद है। कैचअप वैक्सीनेशन स्केड्यूल पाकिस्तान में मौजूद है, जिस तरह पूरी दुनिया में अवेलेबल होता है। बच्चा किसी भी एज पे हो, इवन वो बड़ा हो चुका हो, बड़ी एजेस में जाके ये ख्याल आया हो कि हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई और ये ख्याल हमें बाद में आ जाए कि आपने वैक्सीनेशन करानी है। फॉर एग्जांपल कोई भी एपिडेमिक आउटब्रेक हो जाता है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल मीजल्स का आउटब्रेक बहुत कॉमन है। सो अगर वैक्सीनेशन बाद में करानी हो उसके लिए कैचअप वैक्सीनेशन का स्केड्यूल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है और उसकी 3 डोजेस लगनी है, सो वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक इंटरवल जिसके 2 डोजेस के दरमियान में हमने एक ड्यूरेशन स्पेसिफिक रखना होता है। उसके हिसाब से एक पूरा कैचअप वैक्सीनेशन अवेलेबल है, एक पूरा चार्ट अवेलेबल है। आपने जिस एज से भी स्टार्ट करना हो वो आपका डे 1 होता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली पूरी वैक्सीनेशंस हर एज पे हर वैक्सीन लगवाई जा सकती है, एक्सेप्ट कि कोई उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान कोई इसी तरह का कोई कीमोथेरेपी चल रही हो या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, ऐसी सूरत में हम लाइव वैक्सीन मसलन जो ओरल पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, टीबी की वैक्सीन या फिर इसी तरह मीजल्स की वैक्सीन, ये वो वैक्सीन्स हैं जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं जिसमें लाइव वायरसेस मौजूद होते हैं और वो जिन लोगों की इम्यूनिटी ख़राब हुई हुई हो या इम्यूनिटी कम हुई हुई हो किसी भी वजह से, उन लोगों में फिर हम नहीं देते। तो इसीलिए जब भी हम कैचअप वैक्सीनेशन किसी भी पेशेंट के लिए बनाते हैं तो हमेशा हम उसको पर्सनलाइज करते हैं, उस पेशेंट के अपने बॉडी फैक्टर्स देखते हुए, उसकी एज देखते हुए, उसका ट्रेवल टाइम देखते हुए, क्योंकि जब कैचअप वैक्सीनेशन होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है ये 12 से 13 डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें हमने इसको कवर करना होता है। एंड अगर आप इसमें प्राइवेट वैक्सीनेशन इंक्लूड करते हैं तो ये मजीद डिजीजेस को कवरेज होता है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वैक्सीनेशंस हैं। उसमें पेशेंट कितनी बार ट्रैवल कर सकता है, अपने घर से वो कितनी बार आ सकता है, वो कितना नियर रहता है कि वो स्टिक कर सके, इसके हिसाब से हम एक स्केड्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्योंकि एक बार में हमने मल्टीपल इंजेक्शंस देने हैं, सो उस रूटीन को देखते हुए कि हमने एक इंजेक्शन और अगले इंजेक्शन के दरमियान में कितना ड्यूरेशन रखना है, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन और सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन में कितना डिफरेंस ज़रूरी है जो हमने रखना है। अगेन पेशेंट की अवेलेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी रीसेंट डेज में एक बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना हो, या अगर उसने ट्रैवल के लिए वैक्सीनेशन करानी है तो कितने दिन पहले वो ट्रैवल से वैक्सीनेशन कराएगा तो उसके लिए वैक्सीनेशन इफेक्टिव होगी। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए वी प्लान अ कैचअप वैक्सीनेशन फॉर एवरी एज ग्रुप।
एंड जैसे कि आपने कैचअप स्केड्यूल के बारे में बात की डॉक्टर माविश, अगर हम एसेंशियल पे आएँ, बहुत सारी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो लिविंग इन पाकिस्तान हमारे लिए हमें हमें उन वैरायटी या मिक्स चार्ट ऑफ इन्फेक्शन से बचने के लिए और या उन क्रोनिक कंडीशंस को फेस करने के लिए, जैसे आपने शुरू में हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया कि जस्ट बिकॉज यू बिन इम्यूनाइज्ड और या वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो डिजीज नहीं होगी। हो सकता है आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें या आपको लग जाए या चिकन पॉक्स लग जाए, लेकिन उसके जो असरात होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। नाउ व्हेन आई एम बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट असरात मिनिमाइज होना, you know um, mid covid मिड कोविड, दिस वाज जब सब अपने घरों में बंद थे और सब कुछ, माय हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड अपनी एडल्ट लाइफ में चिकन पॉक्स, जिसको आप वारसाला भी कहते हैं, हुँ। राइट? एंड अब आप सोचें कि इन अ हाउस लॉकडाउन में एक बड़े आदमी को चिकन पॉक्स हो जाए, तो बंदा ये सोचता है कि बच्चों का ख्याल रखना कितना आसान होता है एज अपोज टू। सो व्हाट अबाउट दीज एसेंशियल वैक्सीनेशंस जो अगर बचपन में ना लगी हों और मस्ट फॉर पाकिस्तानी एडल्ट्स? सबसे पहले टीबी की वैक्सीन, लेकिन टीबी की वैक्सीन हम डायरेक्टली एक बार एक एज निकल जाए विदिन 1 मंथ अगर हमने बच्चे को ना लगाई हो, उसके बाद टीबी की वैक्सीन को लगाने का तरीका चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले टीबी की टेस्टिंग करते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि पेशेंट ने टीबी कहीं से कॉन्ट्रैक्ट कर ली हो और उसके सिम्पटम्स ना ज़ाहिर हुए हों और वो पेशेंट के अंदर खामोशी से उसके बैक्टीरियाज़ रह रहे हों। ठीक है, सबसे पहले हम टीबी का टेस्ट करते हैं एंड देन अगर वो नेगेटिव आता है देन वी गो फॉर द टीबी वैक्सीनेशन। इसी तरह पोलियो की वैक्सीनेशन, अब उसमें ओरल पोलियो की वैक्सीन के ड्रॉप्स भी आते हैं एंड इंजेक्टेबल्स भी आते हैं। इसके बाद देन वी हैव हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह टेटनस की वैक्सीन एडल्ट लाइफ में डिफरेंट वैक्सीन होती है। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन फॉर एडल्ट्स एंड आफ्टर 6 years ऑफ एज। सो टेटनस की वैक्सीन जिसमें टेटनस और डिप्थीरिया साथ आता है, डिप्थीरिया की वैक्सीन भी इसी तरह चेंज हो जाती है विद द एज। अच्छा, इसके अलावा वी हैव हेपेटाइटिस ए और फ्लू की वैक्सीन की भी अगेन इंडिकेशंस हैं कि अगर बच्चा 5 साल तक का है तो हम कोशिश करते हैं कि हर साल बच्चे को फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। 5 साल से लेके 60 साल तक के लोग, उनमें वो लोग जो बार बार बीमार रहते हैं, किसी भी क्रॉनिक इलनेस का शिकार है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई किडनी डिजीज है या इस तरह की कोई और सिचुएशन चल रही है, देन वी रेफर देम फॉर द फ्लू वैक्सीन्स। अदरवाइज हमें एक नॉर्मल हेल्थी एडल्ट के लिए एवरी ईयरली फ्लू वैक्सीन बहुत लाजमी नहीं होती। 60 ईयर्स के बाद फ्लू वैक्सीन लाजमी है लगवाना। इसी तरह से बाकी वैक्सीन्स के अंदर जो एडल्ट लाइफ के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं, मेनिंजोकोकल वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है गर्दन तोड़ बुखार के लिए। निमोकोकल वैक्सीन है जो हमें नमोनिया के लिए चाहिए होती है, अगेन वो मेनिंजाइटिस जिसको हम नॉर्मल जुबान में गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। ये वाली वैक्सीन्स हैं जो कुछ नॉर्मल हैं। कोविड की वैक्सीन है जो इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो कोविड अब उस तरह एपिडेमिक नहीं है कोविड का कि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा रेफर करते हो। बट येस, वेरेसिला की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है जो हम चिकन पॉक्स कहते हैं, बट अगेन उसकी एक कॉस्ट है, प्राइवेटली लगवानी होती है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, अवेलेबिलिटी का इशू है वेरेसिला का। बट अगर कोई लगवा सकता है तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो लगवा लेनी चाहिए। एंड उसके अलावा वी हैव वैक्सीन अगेंस्ट पर्ट्यूसिस जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, एडल्ट लाइफ में वो भी पॉसिबल होती है, अगेन उसकी वैक्सीन डिफरेंट हो जाती है। सो बट हाँ, बहुत एडल्ट एज फॉर एग्जांपल 12 ईयर्स के गुजरने के बाद हम काली खांसी जिसको हम पर्ट्यूसिस बोलते हैं उसकी वैक्सीन हम नहीं लगाते। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए उनका एक रूटीन होता है कि वो टेटनस के अगेंस्ट वैक्सीनेट होती हैं। सो उनका कवरेज बहुत बेहतर हो जाता है, बट टेटनस की कवरेज 10 ईयर्स की होती है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि हर 10 साल पे टेटनस की वैक्सीन को रिपीट किया जाए।
एंड यहाँ पे जो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं उनको पता है कि उनका रुबेला का भी टेस्ट होता है, तो जिनको रुबेला की वैक्सीन्स नहीं लगी होती उनको वो लगनी लाजम होती हैं। यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के जो ईपीआई की जो प्रोग्राम के अंदर जो वैक्सीनेशंस हैं वो मुफ्त नहीं होती हैं। और तो जैसे कि डॉक्टर माविश ने अभी ज़िक्र किया था कि जो ईपीआई के प्रोग्राम के अंदर जो इदारे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वहाँ पे वो वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती हैं। हाँ, अगर आप एडिशनल अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो किसी वर्क के लिए, कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीनेशंस लगवानी होती हैं, या अगर आपको किसी क्या कहते हैं किसी वीज़ा के लिए अगर आपको लगवानी हो तो वो मुख्तलिफ होती हैं। स्टूडेंट वीज़ाज़ के अंदर आपको टीबी वगैरह के जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो दोबारा लगानी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज वैक्सीनेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और सवाल बार बार उठता है कि क्या ये वैक्सीनेशंस महफूज, क्या ये वैक्सीनेशन सेफ हैं, क्या ये हमें बीमार तो नहीं कर देंगे? अच्छा, कुछ चीज़ें वैक्सीनेशन के माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ जाना, वैक्सीन जहाँ पे लगवाई है वहाँ पे रेड कलर हो जाना, वहाँ पे कोई स्किन रिएक्शन हो जाना, ये सारे माइनर इफ़ेक्ट्स में आते हैं, जिसपे हम वैक्सीनेशन बच्चे की रोकते नहीं हैं या किसी बड़े की रोकते नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी बहुत रेयर केसेस में 1 to 2% चांसेस इस तरह के होते हैं कि वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। इफ दैट एलर्जिक रिएक्शन इज़ वेरी सीवियर, उस केस में हम वैक्सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैक्सीन को रोक देते हैं आगे के लिए कि उसकी कोई मज़ीद डोज़ेस ना जाएँ इन केस इट इज़ प्रूवन कि पेशेंट एलर्जिक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वैक्सीन हमने लगवाई और 1 हफ्ते के बाद कोविड हो गया, या हमने फ्लू की वैक्सीन लगवाई और 3 दिन के बाद फ्लू हो गया। सो ये एक मिसकंसेप्शन होता है हमारा कि जी हमने हमने तो फ्लू की वैक्सीन लगवाई थी, हमें इसलिए फ्लू हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। वैक्सीनेशन इज़ नॉट एन एक्टिव वायरस, ठीक है? एक्टिव वायरस नहीं होता, बहुत कम ऐसी वैक्सीन्स हैं जो लाइव वैक्सीन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरल पोलियो की वैक्सीन है जो लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ज़िंदा सलामत वायरस आपके अंदर डाल दिया जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस होता है जो डिज़ीज़ कॉज़िंग वायरस नहीं होता, ठीक है? डिज़ीज़ कॉज़िंग वायरस के कंपोनेंट को अल्टर कर दिया जाता है और वो डिज़ीज़ कॉज़ नहीं करता, बट येस, वो आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस हैं वो करवाते हैं। बट ऐसी वैक्सीन्स भी सिर्फ 2 या 3 वैक्सीन्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। उसके अलावा जितनी भी वैक्सीन है उसमें वायरस नहीं होता या कोई लाइव वायरस और बैक्टीरिया नहीं होता जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए। होता क्या है कि जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया से हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो डिज़ीज़ पहले घंटे के अंदर ज़ाहिर नहीं हो जाती। हर डिज़ीज़ का एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस अगर किसी को फ्लू वायरस कॉन्टैक्ट हुआ है किसी से, आप किसी से मिलने गए और उसको ऑलरेडी फ्लू हो रहा था, आप घर वापस आए, आपको अगले घंटे में फ्लू नहीं हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने सेम पर्सन से वायरस लिया है तो इट विल टेक एट लीस्ट 3 to 4 डेज़ टू शो देयर सिम्पटम्स। इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। हर वायरस की अपनी स्ट्रेन का, इसी तरह से हर बैक्टीरिया का अपना इंक्यूबेशन टाइम होगा। अक्सर इस तरह होता है कि हमने कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा सुना कि जब हमने कोविड की वैक्सीन करवाई थी और उसके बाद हमें कोविड हो गया। कोविड की भी वैक्सीन्स लाइव वैक्सीन्स नहीं थी, ठीक है? सो होता क्या है कि हम ऑलरेडी वो वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं और समहाउ हम उन्हीं दिनों में वैक्सीन भी लगवा लेते हैं। वायरस अपना इंक्यूबेशन टाइम पूरा करने के बाद अपने असरात शो करना शुरू करता है। हमें लगता है कि जी वैक्सीन लगवाई थी, इस वजह से हम बीमार हो गए, बट ऐसा नहीं होता। इसी तरह से हर वैक्सीन का भी एक टाइम होता है जिसके बाद वो असर करना शुरू करती है। दैट्स व्हाई अगर कोई ट्रैवलिंग के लिए कोई वैक्सीनेशन करवा रहा होता है तो हम उसको पहले ही बता देते हैं कि आपने 5 डेज़ पहले, एटलीस्ट 5 डेज़ पहले करवा लेनी है। या जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेनिंजोकोकल है तो हम उसे 7 डेज़ पहले एडवाइस करते हैं कि इट इज़ गुड कि आप 7 डेज़ पहले लगवा चुके हों। ताकि आप जब जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो बैक्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे आप फुली वैक्सीनेटेड, फुल इम्यूनिटी के साथ ऑलरेडी कवर्ड हों और आप जो प्रोटेक्शन चाहते हैं वो आपको मिल सके।
सो हर वायरस का, हर वैक्सीन का, हर बैक्टीरिया का एक इंक्यूबेशन टाइम है जिसके बाद वो असर करती है। हाँ, जिस चीज़ में हम बीमार हो सकते हैं दैट आर एक्चुअली समटाइम्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन, जिसमें इसी तरह के सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ, अगर कोई भी मेजर साइड इफेक्ट है तो आपने फौरी तौर पे हेल्थ केयर वर्कर को रिपोर्ट करना है, ताकि उसका भी एक रिपोर्टिंग चैनल मौजूद है पूरा, ताकि ईपीआई की टीम आपको देख सके और आपकी वैक्सीन को देख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम था, बिकॉज अगेन वैक्सीन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। खुद वैक्सीन एक कंपोनेंट है, वैक्सीन को किस तरह से स्टोर किया गया, किस तरह से लगाया गया, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या थी, आपकी बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट किया, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक ईपीआई की इन्वेस्टिगेटिव टीम देखती है। और इसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कंसिडर करते हैं इफ देयर इज एक्चुअली सम ड्रग रिएक्शंस। सो अगर इस तरह का कोई सिम्पटम आता है, कोई रिएक्शन होता है, तो फौरी तौर पे जिस भी सेंटर से आपने वैक्सीन लगवाई होती है, ये प्रोटोकॉल हर सेंटर में होता है कि आपने रिपोर्ट किस तरह से करना है। हर हेल्थ केयर वर्कर को पता होता है कि किस बंदे को आपने रिपोर्ट करना है, किस इदारे को आपने रिपोर्ट करना है, किस नंबर पे आपने रिपोर्टिंग करनी है। सो जिस भी हेल्थ केयर वर्कर से आपने लगवाई है, जिस भी सेंटर से आपने लगवाई है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पे रिपोर्ट करें जाके, कि आपको जो भी सिम्पटम्स हुए, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ अनयूजुअल चीज़ हुई है कोई, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट। Absolutely, and thank you so much for that, Dr. Mavish. I think also thank you, Nida and Nausheen, आपके comments के लिए। Nida, absolutely, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं जहाँ पे वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत ही अच्छी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट उनको रखा जाता है वैक्सीनेशंस को प्रॉपर तरीके से। एंड जैसे कि नौशीन ने कहा कि बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू वैक्सीनेशंस एंड ऑटिज्म और ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, के जिसकी कैंपेनिंग होती है, बिकॉज there is no correlation between autism and vaccinations up till now, लेकिन there is a lot of false campaigning के बहुत सारे असरात होते हैं. So I think without commenting on that, because there बहुत सारे ऐसे neurodevelopmental disorders हैं जो actually बच्चे जो हैं वो safer रहते हैं क्योंकि they've been vaccinated, and I'm sure Dr. Mavish will navigate through that and tell you कि बच्चों को especially in our third world country vaccinate करना ज़्यादा बेहतर है, because not with the developmental disorders or with any kind of special needs, वो बदन तोड़ बुखार और दूसरी चीज़ों की वजह से वो लोग बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं. डॉक्टर माविश, योर थॉट्स? बिल्कुल ऐसा ही है। वैक्सीनेशन से 2 फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये खुद जिस बंदे की वैक्सीनेशन है वो महफूज़ रहता है। दूसरी चीज़ एक हम कंसिडर करते हैं जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर किसी भी पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हों, तो वहाँ से डिज़ीज़ ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाती है। उसके लिए भी इवन वी डोंट नीड कि वहाँ 100% लोग वैक्सीनेटेड हों, बट एट लीस्ट 90 टू 95% लोगों की वैक्सीनेशन से वो 5% लोग भी बच जाते हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते किसी भी वजह से। बट इसकी का अपोजिट रिएक्शन होता है जब हम आधे लोग इस थॉट प्रोसेस में चल रहे हों कि जी ये लगवानी है, नहीं लगवानी, क्या करना है, बट उनकी वजह से वो लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं जो वैक्सीनेटेड हो जाएँ। जैसे हम ये मीज़ल्स के दिनों में बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अब तक जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मीज़ल्स देखे हैं, स्पेशली विद द निमोनिया, उनमें बहुत सारों की हिस्ट्री, ऑलमोस्ट हर बंदे की हिस्ट्री नो वैक्सीनेशन की होती है। अब जब एक बच्चा मीज़ल्स के साथ किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो वहाँ के सारे लोगों को मीज़ल्स से प्रोन करता है, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे वो बाकी लोग हों, चाहे उसके अपने घर वाले हों जिनके पास वो मीज़ल्स के दाने निकलने से पहले मीज़ल्स की कंटैमिनेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। दाने बाद में निकलते हैं, वालिदैन को बाद में पता चलता है कि ये मीज़ल्स हैं, और उससे पहले मरीज़ बाकी सबको इन्फेक्शन गिफ्ट कर चुका होता है। सो द पॉइंट इज़ कि जब आप खुद वैक्सीनेटेड होंगे तो आप बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इट्स नॉट ओनली फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, बट इट्स फॉर योर फैमिली प्रोटेक्शन। अगर आप बाकी लोगों का नहीं भी सोचते तो भी इट्स बेसिकली योर फैमिली प्रोटेक्शन।
बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हर एक की फैमिली में बूढ़े भी हो सकते हैं, कोई हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं, मे बी दैट लिटिल मीजल is not deadly for one person, but it is deadly for another person. So ये थोड़ा सा एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि अगर हम अपने अंदर लेकर आ जाएं तो माइट बी शायद इस चीज़ को हम बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दें। एब्सोल्युटली, एंड आई लव द वे डॉक्टर माविश जिस तरह आपने कहा कि प्रोन तो एक चीज होती है, बट बाकियों में वो गिफ्ट फैलाना ये बिल्कुल, वर्स्ट हो सकता लाइक है, यू नो। स्कूल्स, लाइक इन स्कूल्स आप देखेंगे जब मीजल्स में हम बच्चा जब तक हमें पता चलता है कि मीजल्स है इस बच्चे को, और हम 3 दिन निकालने के बाद डॉक्टर से जाके पूछते हैं कि ये मीजल्स है या नहीं है। जब डॉक्टर आपको बताता है कि मीजल्स है, फिर आप बच्चे को स्कूल से छुट्टियां करवाते हैं, और इवन सम टाइम आप बुखार आने पे भी बच्चों को स्कूल से छुट्टियां करवा देते हैं। बट एक्चुअली सिम्टम्स आने से 4 दिन पहले से वो बच्चा मीजल्स का वायरस बाकी सब लोगों में फैला रहा होता है। तो दिस इज दी इंटेंसिटी कि बच्चा कितना ज्यादा कंटेजियस होता है। एंड लाइक वाइज जब मीजल्स के दाने निकल जाते हैं उसके भी 5 दिन तक बच्चा बाकी सबको मीजल्स फैलाने की कुवत रखता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम इस बात को समझेंगे, जब मीजल्स हो जाएगा वो बच्चा सिर्फ उसको कंटेजियस नहीं है, वो उससे 4 दिन पहले से है, जबकि किसी को पता भी नहीं होगा मीजल्स है। इवन उस टाइम पे शायद किसी डॉक्टर को भी नहीं पता हो कि ये मीजल्स है, बिकॉज अनलेस एंटिल उसके जिस्म पे दाने निकलना शुरू हों और हम तक बच्चा पहुंचे और उसके बाद हम ये अंदाजा करेंगे जी ये मीजल्स है। उस टाइम पे वो अपने मौजूद घर में बहन भाइयों को, माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी, अपने क्लास में इर्द गिर्द बैठने वाले सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए जब भी मीजल्स आउटब्रेक आता है तो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट एक टाइम होता है, बिकॉज मीजल्स में देन हमारे पास लोग मीजल्स आउटब्रेक में हमारे पास सब इकट्ठे आना शुरू होते हैं, बिकॉज स्कूल में कोई 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे और अब 50% बच्चे जो है वो मीजल्स के साथ आना शुरू हो गए। अब जो वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें बहुत सिवियर डिजीज अपीयर नहीं होती, उनको बुखार भी कम होता है, उनके जिस्म पे दाने भी कम आते हैं, एंड वो फिर भी कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए होते हैं। बट अगेन जो नहीं वैक्सीनेटेड होते, अगेन वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए किसी और की वजह से एक तो वो डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड देन किसी और की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ अ लॉस। People lose their jobs, people lose their important days during this process, some people lose their life, but these are very important losses that needs to be considered. नौशीन शाहिद खान का एक सवाल है, अगर आप लेना चाहें, कि Sure, sure. गवर्नमेंट सेंटर्स हैव एमआर, एंड आई एम माइंडफुल ओवर हियर कि हम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, अलग अलग ऑब्वियसली सेंटर्स हैं कि वहाँ पे एमआर जो है वो तो अवेलेबल होता है, लेकिन एमएमआर जो होता है वो प्राइवेटली ऑफर होता है। इज मम्स वैक्सीन अवेलेबल सेपरेटली? मम्स वैक्सीन यूजुअली सेपरेटली अवेलेबल नहीं होती। वो मीजल्स और रुबेला के साथ एक कॉम्बिनेशन में यूजुअल एक कॉम्बिनेशन होता है एमएमआर का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पुराने ईपीआई स्केड्यूल में मम्स, मीजल्स, रुबेला तीनों थी, एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन एंड मल्टीपल ब्यूरोक्रेसी इश्यूज वी faced, we have now only MR available. Even MMR privately भी MMR की availability बहुत common नहीं है, and कभी कभी उसको privately procure करना भी मुश्किल हो जाता है। So unfortunately mumps is not given separately. We have to give it that MMR. डॉक्टर माविश, यू नो, थैंक यू सो मच। आपके साथ हमेशा एक बहुत ही एक्शन पैक्ड, इंफॉर्मेशन पैक्ड काइंड ऑफ सेशंस होते हैं, बट एज वी रैप अप आवर सेशन, समथिंग जो आप, नॉट जस्ट माँ बाप, बिकॉज आई थिंक माँ बाप जो होते हैं वो इस हॉट पॉट के अंदर वैसे ही होते हैं, समथिंग केयर गिवर्स जो फैमिली डॉक्टर्स हैं या जो pediatricians हैं, something that you can pass on to those practitioners जो directly caregiving capacity, caregivers की capacity में काम कर रहे हैं, so एक information जो वो फैला सकते हैं, भले वो schools में हो, भले वो centers में हो, भले वो day cares में हो, and something that you have noticed changing पिछले कुछ सालों में? That's a very good question actually.
as a part of as being in the healthcare industry since very long, um, एक जो एक जो अच्छा शिफ्ट है दैट इज कि अब पेरेंट्स बहुत माइंडफुल हैं अपने बच्चे की हर मेडिसिन को लेकर। इट्स नेवर रॉन्ग कि आप क्वेश्चन करें कोई भी मेडिसिन जो आपका डॉक्टर, कोई भी वैक्सीन जो आपका डॉक्टर एडवाइस करता है, आपकी हुकूमत एडवाइस करती है, इट्स नेवर रॉन्ग कि आप उसको क्वेश्चन करें बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर चाइल्ड सेफ्टी। But I would suggest to all parents, all doctors and even all healthcare workers, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो, हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास इवन LHPs और मिडवाइफ्स एंड बाकी लोग होते हैं जो फर्स्ट एनकाउंटर करते हैं विद द मदर, विद द बेबी। सो इट इज़ बेटर कि हम पेशेंट की या हम मरीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनें, क्यों वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पोलियो जब वैक्सीनेशंस हो रही होती हैं तो ये बहुत कॉमन है। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर जब टाइफॉइड की वैक्सीनेशन की कैंपेन चल रही थी, इट वाज़ वेरी कॉमनली रिपोर्टेड क्योंकि वो इंजेक्शन के थ्रू वो वैक्सीन दी जा रही थी। सो मैं अपने बेटे को ही लेकर गई थी वैक्सीनेशन सेंटर पे एंड देन आई चेक द वाइल एंड एवरीथिंग। सो शी आस्क्ड मी कि आप डॉक्टर हैं? तो मैंने बोला यस मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं वाइल चेक करूँ और मैं डेट्स देखूँ एंड एवरीथिंग। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यू हैव टू चेक दैट। बट आपने उस वक्त मेरी जब हेल्थ केयर वर्कर से बात हुई तो उसका कहना ही था कि बहुत सारे जो कॉमन एडवर्स रिएक्शंस होते हैं वो नीडल की वजह से भी होते हैं, जिस पे बहुत सारे बच्चों को नीडल से बहुत ज़्यादा डर खौफ होता है। कभी-कभी बच्चों में वेज़ोवेगल रिएक्शंस होते हैं, बच्चे बेहोश हो सकते हैं, बच्चों को तकलीफ़ की वजह से, दर्द की वजह से ये वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो अगर इस तरह का कोई भी खदशा है और जब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ वैक्सीनेट हो रहे होते हैं, स्पेशली कैंपेन्स के दौरान में, सो एक बच्चे को अगर कोई रिएक्शन आता है तो पूरे जितने लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनमें एक सॉर्ट ऑफ मिथ आ जाता है। सो हमेशा आपको अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मैं ये इंपॉर्टेंटली कहूँगी कि अगर कोई रिफ्यूज़ कर रहा है वैक्सीनेशन तो वी आर नॉट देयर टू फोर्स देम, बट येस वी शुड लिसन कि क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है। आपने उससे वजह ज़रूर पूछनी है, आपने उससे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर उसके लेने हैं कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जो रिफ्यूज़ करे। बिकॉज़ what I have observed as a pediatrician is I have never seen any parent जो voluntarily अपने बच्चे का बुरा चाहता हो। ठीक है, डेफिनेटली वो अपनी कैपेसिटी में जितनी उसकी मेंटल कैपेसिटी है वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच रहा है कि कुछ को लगता है कि उसको वैक्सीनेशन करा लेना बेहतर है अपने बच्चों के लिए, कुछ को लगता है कि गलत है। हमने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। इसी तरह से अगर आपके पास स्पेशली जिस तरह अभी सर्दियाँ आएँगी तो वैक्सीनेशन में अगर कोई वो सारे बच्चे जो रिपीटेडली किसी भी एलर्जिक डिज़ीज़ का शिकार रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अस्थमा या एलर्जिक स्किन रिएक्शंस, एक्जिमा और इस तरह के और भी एलर्जिक रिएक्शंस, सो ऐसे बच्चों में इट इज़ बेटर कि वो वैक्सीन्स जो रेस्पिरेटरी वायरसेस और बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमोकोकल हो गई, फ्लू वैक्सीन्स हो गई, इसको इंश्योर करें कि पेशेंट की वैक्सीनेशन अप टू डेट है। इसी तरह से बहुत कॉमन है, इवन सिंस आई एम फ्रॉम कराची तो मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स कराची के होते हैं। इवन कराची शहर में रहते हुए बहुत नॉर्मली एक अर्बन सेटिंग में रहने वाले लोग भी बहुत सारी जनरल वैक्सीन से नावाकिफ़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेनिंजोकोकल वैक्सीन, इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन्स। सो हमेशा अपने पेशेंट से ज़रूर पूछें कि वो फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं है, स्पेशली वो डिजीज़ेज़ जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पानी की सफाई बहुत क्वेश्चनेबल है हमारे लिए। सो वो सारी डिजीज़ेज़ जो इस तरह से ट्रांसमिट हो सकती हैं, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, इस तरह की डिजीज़ेज़ हमारे पास बहुत कॉमन है। सो हेल्थ केयर वर्कर्स की भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने पास आने वाले पेशेंट से सवाल ये ज़रूर करें कि वो एडिक्वेटली वैक्सीनेटेड है, एटलीस्ट उसको गाइड ज़रूर करें कि ये वैक्सीनेशंस हैं जो वो लगा सकते हैं और किस एज पे वो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैचअप वैक्सीनेशन का कोई आइडिया ही नहीं होता। सो कैचअप वैक्सीनेशन इज़ देयर, अपने पेशेंट्स को ज़रूर गाइड करें कि वो किस तरह से कैचअप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ गाइडिंग देम इट इज़ वेरी गुड, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ गाइडिंग देम इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, प्लीज़ रेफर देम टू द स्पेशलिस्ट।
स्पेशलिस्ट उसको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है, वैक्सीनेशन सेंटर वालों के पास कैचअप वैक्सीनेशंस अवेलेबल होती हैं। सो दीज़ आर फ्यू मेथड जिसके थ्रू हम अपने मुल्क में एक वैक्सीनेशन कवरेज को बेहतर बना सकते हैं, आई बिलीव। थैंक यू सो मच डॉक्टर माविश। जैसे कि डॉक्टर माविश ने कहा कि कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। तो अगर जैसे इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करा था, हर्ड इम्यूनिटी। अगर आप उस हर्ड में हैं जहाँ पे आपने मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन पिकअप करी है, तो जैसे कि डॉक्टर माविश ने कहा कि अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपने पीडियाट्रिशियन, अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें, उनसे पूछें, उनसे डायरेक्ट मालूमात लें, एंड देन अपनी क्लैरिफाई करें कन्फ्यूजन। या क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ वो बच्चा सफ़र करता है जिसकी रूटीन स्किप हो गई हो, या जैसे टेटनस ना लगा हो। एंड टेटनस जैसी एक बहुत ही सिंपल वैक्सीनेशन से कितनी सारी चीज़ें जो होती हैं आपका बच्चा बच सकता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर माविश। आई लुक फॉरवर्ड कि हम दोबारा किसी और मुख्तलिफ टॉपिक पे भी बात करें। डॉक्टर माविश इज़ ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट विद शिफाम प्लेटफॉर्म, सो डू रीच आउट टू हर। अगर आपके पास कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डू रीच आउट टू डॉक्टर माविश ताकि आप उनसे बात कर सकें थ्रू वेबसाइट, थ्रू आवर ऐप, या थ्रू आवर टेली हेल्थ, एंड डू कंसल्ट विद डॉक्टर माविश। थैंक यू सो मच, एंड आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।